नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का जो माइनर पेपर है जियोग्राफी जनरल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पेपर से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल अपनी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए शूट की गई है। और ये जो अपना पेपर है, इसकी जो फोर्थ यूनिट का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है। और आप चाहते हो इसकी डिटेल क्लास को देखना, तो हमने बड़े ही चित्रों के साथ, डायग्राम के साथ इस क्लास को बहुत ही बखूबी हमने इसको अपलोड किया है। और आप जिस पर आपने खूब सारा प्यार दिखाया भी है, तो जो भी स्टूडेंट उसको अभी भी नहीं देखा है, तो मैं यही कहूँगा, इस इंपॉर्टेंट क्लास को देखने से पहले आपको इसकी कंप्लीट डिटेल क्लास देखनी चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट से कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं खास। तो करते हैं बात पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड ह्यूमिडिटी। मौसम किसी स्थान और समय पर अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति को बताता है, जैसे वहाँ का तापमान कैसा है, बारिश की स्थिति कैसी है, हवा कैसी है, आर्द्रता कैसी है। वाइल क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ओवर ए रीजन, यूजुअली स्टडीज फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और मोर। जलवायु इसके विपरीत किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसमी औसत मौसमी स्थिति को बताता है, जिसे हम सामान्यतया 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि में अध्ययन किया जाता है। देखो, इसको समझो। जैसे आज हम कह रहे हैं कि आज का मौसम क्लाउडी मौसम है, बारिश का मौसम है। हमने ये कहा आज के मौसम का टेम्परेचर बहुत है, हमने कहा दिल्ली का मौसम बदल रहा है। लेकिन हम कभी जलवायु की बात नहीं करते। जलवायु क्या है? एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, जो कि 30 साल या इससे भी ज़्यादा साल का जो एवरेज वहाँ की मौसमी स्थिति रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। जबकि जो शॉर्ट टर्म वेदर कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उसको वेदर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स विद एग्जांपल्स। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिए नहीं है हालांकि। जलवायु संकेतक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। या आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि राइट द क्लाइमेट इंडिकेटर्स। क्लाइमेट इंडिकेटर्स आर मेजरेबल फैक्टर्स दैट शो द स्टेट और चेंज ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। जलवायु संकेतक ऐसे मापने योग्य तत्व है जो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की स्थिति या उसमें होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स, विंड डायरेक्शन, फॉरेस्ट, सॉइल एंड रेनफॉल। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं कैसी है, हवा की दिशा क्या है, वन, मिट्टी, वर्षा आदि सब मिलकर क्षेत्रीय जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। विच ऑल टुगेदर इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स। ये है जलवायु इंडिकेटर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर? तापमान का क्षैतिज वितरण क्या है? देखो दोस्तों, ये अपना सन है और ये अपनी अर्थ है। तो इसकी जो रेज आती है, तो एक तो आती है इस पे हॉरिजॉन्टल मोड में, और एक आती है इसमें वर्टिकल मोड में। ठीक है, तो वर्टिकल है वो तो होती है समुद्रों में, क्योंकि उनमें गहराई होती है। और जो इसके सरफेस पे से जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ्स सरफेस। तापमान का क्षैतिज वितरण पृथ्वी की सतह पर अक्षांशों के अनुसार तापमान के अंतर को दर्शाता है। फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड, ओशियन करंट्स, लैंड सी कॉन्ट्रास्ट एंड विंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स टेम्परेचर स्प्रेड। इसमें अक्षांशीय दशाएं क्या है, समुद्री धाराएं, स्थल समुद्र भिन्नता कैसी है, हवाएं आदि प्रमुख रोल प्ले करती है इस टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। यानी कि जैसे ये अपनी अर्थ है, तो ये इक्वेटर हो गया अपना, ये अपना ट्रॉपिकल्स हो गए, ये अपने टेम्परेट हो गए, और ये अपना पोलर रीजन हो गया। तो जो इक्वेटर है उस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, जो क्योंकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट आएगा। फिर इसे टिल्ट होती रहेगी, क्योंकि अपनी अर्थ क्या है? टिल्ट है अपनी डायरेक्शन में। तो पोलार की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है अपने को? इक्वेटोरियल इक्वेटर पे मिलता है। तो ये हमने डिटेल क्लास में खूब डायग्राम के साथ पढ़ा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वहाँ पर ज़रूर जाकर देखिए कि डायग्राम के साथ हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एग्जाम में अगर आप ये क्लास और वो क्लास देख लेते हो, तो आपके लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण स्पष्ट कीजिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर मीन्स द चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में परिवर्तन होगा। एज हाइट इंक्रीजेज, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6.5
डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान प्रत्येक किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, जिसे हम सामान्य अवनमन की दर कहते हैं। ये अवनमन की दर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा डिफाइन लैप्स रेट या फिर अवनमन दर किसे कहते हैं। तो जैसे जैसे जो हाइट जाती बढ़ती है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है ऊंचाई बढ़ने पर। तो हमें ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ इज इट मेजर्ड। वायुमंडलीय दाब क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन दिस अर्थ सरफेस। वायुमंडलीय दाब वह बल है जो पृथ्वी की सतह पर हवा के भार के कारण उत्पन्न होता है। इट इज मेजर्ड यूजिंग ए बैरोमीटर एंड द कॉमन यूनिट्स आर मिलीबार्स एंड हेक्टोपास्कल। इसे बैरोमीटर की सहायता से नापा जाता है और इसकी इकाई मिलीबार कही जाती है या हेक्टोपास्कल इसकी इकाई कही जाती है। यानी कि हवा पृथ्वी की सतह पर जो हवा की वजह से दाब उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मानक वायुदाब क्या है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर एट सी लेवल। मानक वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडल द्वारा डाला गया औसत दाब होता है। इट इज मेजर्ड एज 1013.25 मिलीबार्स या हेक्टोपास्कल। इसका मान 1013.25 मिलीबार या हेक्टोपास्कल होता है। दिस सर्व्स एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर द वेदर एंड एल्टीट्यूड मेजरमेंट। यह मौसम और ऊंचाई मापने के लिए एक मानक बिंदु का काम करता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसी से ही जो ऊंचाई है और जो वायुमंडल का प्रेशर है उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट का काम करता है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 1013.25 मिलीबार है। अगला क्वेश्चन है, नेम दी मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर प्रेशर। दाब मापने के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। यानी कि वायुमंडल का जो दाब है इसको किस यंत्र से मेजर आउट किया जाता है। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर प्रेशर आर बैरोमीटर एंड एल्टीमीटर। वायुमंडल दाब को मापने के लिए प्रमुख यंत्र में बैरोमीटर और एल्टीमीटर होते हैं। ए मर्करी और एनोरॉइड बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स व्हाइल एन एल्टीमीटर यूज्ड इन एरोप्लेन्स मेजर्स एल्टीट्यूड बेस्ड ऑन एयर प्रेशर। पारे या एनोरॉइड बैरोमीटर वायुदाब मापता है, जबकि अल्टीमीटर जो कि स्पेशली हवाई जहाज में काम में लिया जाता है दाब के आधार पर वह ऊंचाई को मापता है। यानी कि जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो जनरली हवाई जहाज़ों में अल्टीमीटर लगा होता है और वैसे जनरली हम बैरोमीटर से क्या करते हैं, इसको वायुमंडल के प्रेशर को मेजर आउट करते हैं। अगला है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है। इट शोज हाउ मॉइस्ट और ड्राई द एयर इज एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन। ये दर्शाती है कि हवा कितनी नम या शुष्क है और मौसम तथा जलवायु की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से मौसम और जलवायु में एक बहुत कुछ चेंजमेंट होता है या मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होता है और हवा में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उस वाटर वेपर को क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब ये दो तरीके की होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। निरपेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित आयतन की हवा में उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा है, जिसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी कि एयर में जितनी जलवाष्प उपस्थित होती है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जब हम ये कह जाए कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी ह्यूमिडिटी है, तब हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल मॉइस्चर कंपेयर टू द मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। जबकि सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर हवा में उपस्थित नमी की अधिकतम नमी की तुलना में प्रतिशत है। यानी कि इस हवा में कितनी नमी हो सकती है और वास्तव में अभी कितनी है। तो अभी कितनी है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी हो सकती है उस टोटल से जब हम कंपेयर करते हैं, तो जो हमारे पास परसेंटेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। बादल बनने की प्रक्रिया क्या है। बादल कैसे बनता है। क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ड एयर राइजेज एंड कूल्स इन द एटमॉस्फेयर। जब गर्म हवा ये नम होकर ऊपर उठती है, वायुमंडल में जाती है, ठंडी होती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू
टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स विच क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। इस प्रक्रिया से जल वाष्प छोटे कणों, जल कणों या बर्फों के क्रिस्टल में संघनित होकर एकत्रित होती है और ये बादल बनाती है। देखो होता क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म हवा आती है, गर्म हवा सरफेस से गर्म होकर समुद्रों से ऊपर की जाती है और उसके बाद वह ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो जैसे जैसे ऊपर उठेगी वह क्या होगी, मॉइस्चर हो अपने साथ नमी लेके उठेगी, और नमी लेके ऊपर उठेगी तो ऊपर जाके वह क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होके वह क्या करेगी, आपस में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उससे बनेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगी, और जब ये एक जगह कंडेंसेशन होगा, नज़दीक आएगी या टुगेदर होगी, इकट्ठी होगी, तब ये क्या बनेगा, बादल बन जाएगा। तो बादल बनने की प्रक्रिया है, डिटेल क्लास में हमने बहुत ही डायग्राम के साथ इनको देखा है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इन डिटेल। मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करो विस्तार से। ये बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड है डिस्कस द मेन क्लाइमेट इंडिकेटर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख जलवायु संकेतकों पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो क्लाइमेट इंडिकेटर्स है वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करो। अगला है डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर विद एग्जांपल्स। तापमान के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर इट। वायुमंडलीय दाब और इसे मापने की प्रयुक्त यंत्रों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, डिस्कस इट्स टाइप एंड सिग्निफिकेंस इन क्लाइमेट स्टडीज। आर्द्रता क्या है, इसके प्रकार और जलवायु अध्ययन में इसकी क्या महत्व है या महत्व की चर्चा करो। और अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। बादल बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए तथा बादलों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आपके लिए है यहाँ पे खास इन्फॉर्मेशन कि हमने आपकी सुविधा के लिए एक ऐसी पीडीएफ तैयार करी है जिस पीडीएफ में हर एक क्लास का, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हो, डिटेल क्लास को देख रहे हो चाहे इंपॉर्टेंट क्लास को देख रहे हो, उसमें बाकायदा पेपर का नाम लिख के कौन से सब्जेक्ट का है और आपको एक प्ले बटन दिया गया है। जैसे आप उस प्ले बटन पर क्लिक करोगे आप सीधे क्या हो जाओगे, यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाओगे लाइव क्लास में, या जो क्लास रिकॉर्डेड है उस क्लास में आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। यानी कि आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं है कि क्लास कहाँ से मिलेगी। इस डॉक्यूमेंट में ऑलमोस्ट हमने मोटी मोटी सारी क्लासेज रखी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे सिर्फ इतना लिख के भेज दो पीडीएफ, हम आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। अब चाहे आप स्टूडेंट बीए के हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, यदि आप पीडीएसयू के छात्र हो और आप एग्जाम दे रहे हो सेमेस्टर की, तो ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। और इस पीडीएफ को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, आप सबको इसको शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। और बाकी जो पीडीएफ है, जो यहाँ पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है, या सॉरी यहाँ जो क्लासेज है वो तो आपको मिल जाएगी, बाकी लाइव और क्लासेज हमारे चैनल पे आप अपलोड कर रहे हैं। बाकी अदर तरीके की जो पीडीएफ है वो आपको हमारी इस वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी के 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्र कौन से हैं। देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। फिर ये हमारा 23.5 डिग्री, ये हमारी 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों हो गई। और फिर उसके ऊपर 66.5 डिग्री, और फिर है अपने पोलार 0 डिग्री। तो एक तो हो गया ये एरिया, एक हो गया ये एरिया, और एक हो गया ये एरिया। तो 3 तरीके से हमारी जो जोन है वो डिवाइड है। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, टोरिड जोन, इसको जो कि 23.5 से 23.5 इन तीनों के बीच होता है। फिर आता है टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण, जो कि इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। और फिर आता है पोलार और फ्रिजिड जोन, यानी ध्रुवीय और शीत क्षेत्र, जो कि लास्ट वाला ध्रुवीय है, ध्रुवों पे है। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी इसकी लेटीट्यूड है उस अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 3 तरीके के पृथ्वी पे जोन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और पोलार और फ्रिजिड जोन। उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय, ये अक्षांश, तापमान और वर्षा के आधार पर विभाजित होते हैं। दीज जोन्स आर बेस्ड ऑन लेटीट्यूड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। डिटेल क्लास में बहुत ही शानदार चित्रों के साथ इन चीज़ों को समझाया हुआ मिल जाएगा आपको। स्टेट द मेन फीचर ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उष्णकटिबंधीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं बताइए। कौन सा वो उष्णकटिबंधीय, 0 से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री के बीच वाला। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस ईयर अराउंड, heavy rainfall above 1500 mm annually, high humidity, dense forest, stable temperature and frequent storms like thunderstorms and cyclones.
उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं हैं कि साल भर में 18 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहना, 1500 मिलीमीटर से अधिक बरसात होना, ज़्यादा आर्द्रता रहना और घने वन का होना, स्थिर तापमान का होना और गरज और चमक के साथ चक्रवात जैसे तूफानों की अधिकता इस जोन में रहती है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट? भूमध्य रेखीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ये जो हमारे 0 डिग्री है इसके आसपास जो 5 डिग्री तक के आसपास पाई जाती है, यानी 0 से 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में जो ऑलमोस्ट जो सिचुएशन होती है उसको क्लाइमेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहा जाता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फाउंड नियर द इक्वेटर। भूमध्य रेखा जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। इट इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर विद हैवी रेनफॉल अबव 2000 mm, हाई ह्यूमिडिटी, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड नो डिस्टिंक्ट सीजन्स। यहाँ पूरे साल गर्म और आर्द्रता बनी रहती है, 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, अधिक आर्द्रता और घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, कोई स्पष्ट ऋतु नहीं होती है और औसत तापमान 25 से 27 डिग्री रहता है। नो डिस्टिंक्ट सीजन्स, एवरेज एनुअल टेम्परेचर रिमेन 25 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसा क्यों होता है? ये हमारा सूरज है, इसकी जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो किस पे आती है? वो 0 डिग्री पे आती है। तो डायरेक्ट आती है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी कहाँ होगा? इसी के पास होगा। और यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो दोपहर 12 बजे बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? यहाँ बारिशें स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का वो कौन सी जगह है जहाँ पे रोज दोपहर 12 बजे बाद बरसात स्टार्ट होती है? तो वो कौन सा है? इक्वेटोरियल है या इक्वेटर है। अब यहाँ पे बरसात होती है खूब सारी, तो 2000 mm से ज़्यादा होती है। जब बरसात ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जंगल या वन भी बहुत घने होंगे और कोई स्पेशल ऋतु नहीं है, पूरी साल भर 25 से 27 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन सवाना क्लाइमेट? सवाना जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सवाना क्लाइमेट सपोर्ट्स ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज। सवाना जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं जिसमें इक्का दुक्का पेड़ होते हैं, यानी छितरे हुए पेड़ होते हैं। घास के मैदान ज़्यादा होते हैं, एक पेड़ यहाँ है तो दूसरा वहाँ है, तीसरा होगा ही नहीं और भी दूर होगा, यानी कि घास के मैदान ज़्यादा होते हैं, पेड़ वहाँ कम होते हैं। इट हैज़ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स विद रेनफॉल इन समर एंड ड्राई विंटर्स। यहाँ गीली और शुष्क ऋतुएं स्पष्ट होती है, वर्षा गर्मियों में और सर्दियाँ शुष्क होती है। दिस क्लाइमेट इज ऑफन कोल्ड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसे उष्ण कटिबंधीय गीली और शुष्क जलवायु भी कहा जाता है। अगला है डिफाइन मॉनसून एंड इट्स कॉज। मानसून की परिभाषा दीजिए और इसके कारण बताइए। मानसून इज ए सीजनल विंड सिस्टम कॉजिंग हेवी रेनफॉल स्पेशली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। मानसून एक मौसम पवन प्रणाली है जो विशेषकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी वर्षा का कारण बनती है। इट इज caused by differential heating of land and sea which reverses wind direction between summer and winter। यह स्थल और समुद्र के असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती है जिससे गर्मी और सर्दियों में हवा की दिशा बदल जाती है, यानी कि एक तरफ समुद्र और एक तरफ स्थल आकारती है। तो समुद्र का अलग टेम्परेचर और स्थल का अलग टेम्परेचर, तो एक सीजन में हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है और एक सीजन में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये जो हवा का पैटर्न है जो चेंज होता है इसी को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून क्लाइमेट? मानसूनी जलवायु की विशेषताएं बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मानसून क्लाइमेट इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। मानसूनी जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। इट हैज हॉट समर्स विथ हैवी रेनफॉल एंड ड्राई विंटर्स। इसमें गर्मियों में अधिक वर्षा के साथ गर्म मौसम होता है और सर्दियों में शुष्क ऋतु होती है। इन समर moist winds blow from sea to land while in winter dry winds blow from land to sea। गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर नमी युक्त हवाएं चलती है जबकि सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर शुष्क हवाएं बहती है। अभी जो चल रहा है दोस्तों वो मानसून ही है। अभी जो हवाएं चल रही है वो कहाँ से चल रही है? वो सी टू लैंड चल रही है, यानी कि अभी समुद्रों से हवाएं स्थल की ओर आ रही है, इसलिए क्या आ रही है? साथ में बारिशें आ रही है। सर्दियों में क्या होती है? हवाएं स्थल से समुद्रों की ओर चलती है, इसलिए सर्दियां हमारी सूखी होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्दियों में हवा की क्या सिचुएशन रहती है मानसून क्लाइमेट में, या गर्मियों में हवा की क्या डायरेक्शन रहती है मानसून क्लाइमेट में। तो आप करियर एजुनिस्ट के साथ हो भाई, एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और डिटेल क्लास में तो हमने बखूबी इसको बहुत अच्छे से समझा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट? मरुस्थलीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं क्या है? डेजर्ट क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। मरुस्थलीय जलवायु दिन में अत्यधिक गर्म होती है और रात में बहुत ठंडी होती है। इट हैज़ वेरी लो रेनफॉल लेस देन 250 mm एनुअली, ड्राई विंड्स, स्पार्स वेजिटेशन लाइक कैक्टस एंड
सैंडी न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, यहाँ वार्षिक वर्षा 250 मिलीमीटर से भी कम होती है। शुष्क हवाएं रहती है। कैक्टस जैसी वनस्पति पाई जाती है और मिट्टी रेतीली होती है और पोषक तत्वों में बहुत उनमें कमी होती है। यानी कि आप जब भी आपसे डेजर्ट क्लाइमेट पूछे तो आप राजस्थान के रेगिस्तान को याद कर लो कि राजस्थान के रेगिस्तान की क्या विशेषता है, वही डेजर्ट क्लाइमेट की विशेषताएं होती है। दिन में बहुत गर्म होता है, रात को ठंडा हो जाता है। ठीक है, दूर दूर तक वनस्पतियां देखने को नहीं मिलती, जो भी है कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो मिट्टी है वह भी कम उपजाऊ वाली होती है और बारिश भी बहुत कम होती है। तो ये सारे क्लाइमेट डेजर्ट क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला क्वेश्चन है, गिवन टू एग्जांपल्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन। अब जो 0 डिग्री है इक्वेटोरियल है उसकी जो क्लाइमेट है उसके एग्जाम्पल दीजिए। भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फाउंड इन द अमेजोन बेसिन यानी साउथ अमेरिका एंड कांगो बेसिन अफ्रीका। भूमध्य रेखीय जलवायु अमेजोन बेसिन में और कांगो बेसिन में पाई जाती है। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंडोनेशिया एंड मलेशिया नियर द इक्वेटर। और अन्य उदाहरणों में आप इंडोनेशिया और मलेशिया जो भूमध्य रेखा के पास स्थित उनका एरिया है वहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन देखने को मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टेम्परेट क्लाइमेट। उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु में क्या अंतर है। उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण को समझिए। 0 से 23.5 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री ये कौन सा है, ट्रॉपिकल। और 23.5 से 66 ये कौन सा है, टेम्परेट। अब इन दोनों में और इनमें क्या डिफरेंस है ये हमसे पूछा जा रहा है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड हॉट, ह्यूमिड एंड एक्सपीरियंसेस हेवी रेनफॉल विद लिटिल सीजनल वेरिएशन। उष्ण कटिबंधीय जलवायु गर्म होती है, आर्द्र होती है और भारी वर्षा वाली होती है, जिसमें ऋतु भेद कम होता है। यानी कि अभी हमने कहा क्योंकि यहाँ पर रोज बरसात होती है, बारिश ज़्यादा होती है और कोई फिक्स सीजन नहीं होता है, स्टेबल रहता है टेम्परेचर। तो इसकी सिचुएशन जो हमने पढ़ी वो है। जबकि टेम्परेट में क्या होता है, टेम्परेट क्लाइमेट हैज मॉडरेट टेम्परेचर विथ 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। समशीतोष्ण जलवायु मध्यम ताप वाली होती है जिसमें 4 स्पष्ट ऋतुएं होती है, बसंत का होना, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। यानी अपना इंडिया की बात करें तो अपनी इंडिया से जो ये कैंसर लाइन है ये बीच में से उसमें जाती है। तो आप जैसे देखते होंगे जो उत्तर भारत है उसमें 4 सीजन्स है वह स्पष्टतया देखने को मिलती है। और जो साउथ भारत है, साउथ इंडिया है, उसमें इतना नहीं होता, उनमें इतना कम टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो वो साउथ वाला है वो ट्रॉपिकल में आता है और जो नॉर्थ है वह किस में आता है, टेम्परेट में आता है। तो आप इंडिया के बिहार पे भी इसको एक्सप्लेन कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर डेजर्ट्स फाउंड मोस्टली इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। मरुस्थल प्राय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में ही क्यों पाए जाते हैं। डेजर्ट्स आर फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बिकॉज सिंकिंग ड्राई एयर प्रिवेंट्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। मरुस्थलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ नीचे जाती हुई शुष्क हवा बादल बनने और वर्षा को रोक देती है। यानी कि इन एरिया में हवा का जो डायरेक्शन है वो अलग होता है, तो वहाँ कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो पाता या कंडेंसेशन हो ही नहीं पाता, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, रेनफॉल भी नहीं हो पाता। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सहारा, थार और अटाकामा डेजर्ट्स। जितने भी डेजर्ट आपको मिलेंगे वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में मिलेंगे, वहाँ पे हवा की डायरेक्शन अलग होती है इसलिए। अगला इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑन द अर्थ विद देयर फीचर्स। पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों का उनकी विशेषताओं के सहित एग्जाम्पल वर्णन करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग। 1 नंबर पे लिख दिया ट्रॉपिकल, 2 पे लिख दिया टेम्परेट, तीसरे पे लिख दिया फ्रिजिड। तो आपको तीनों भी एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषताओं को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट करो। डिस्कस दी इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन एंड ह्यूमन लाइफ। भूमध्य रेखीय जलवायु तथा इसकी वनस्पति और मानव जीवन पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मानसून क्लाइमेट। मानसूनी जलवायु की विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए और विभिन्न महाद्वीपों के उदाहरण दीजिए। राइट ए नोट ऑन सवाना क्लाइमेट एंड एक्सप्लेन इट्स वेजिटेशन पैटर्न। सवाना जलवायु पर टिप्पणी लिखिए और इसकी वनस्पति की संरचना को स्पष्ट कीजिए। सवाना वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्लाइमेट है, किसी से आपसे पूछा जा सकता है बड़ा क्वेश्चन, तो एग्जाम में आप तैयार रहिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट। समशीतोष्ण जलवायु की मुख्य विशेषताएं क्या है।
टेम्परेट क्लाइमेट हैज मॉडरेट टेम्परेचर, नीदर टू हॉट और टू कोल्ड। समशीतोष्ण जलवायु में मध्यम तापमान होता है, न बहुत अधिक गर्मी होती है और न ही बहुत अधिक ठंड होती है। इट एक्सपीरियंसेस फोर डिस्टिंक्ट सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, विद मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एंड फ्रिक्वेंट वेदर चेंजेज। इसमें चार स्पष्ट ऋतुएं देखने को मिलती है: बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत, और मध्यम से अधिक वर्षा व बार बार मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। ये विशेषता है टेम्परेट क्लाइमेट की। अब बात करते हैं विच फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट। समशीतोष्ण जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट आर कॉमन इन टेम्परेट जोन्स। समशीतोष्ण क्षेत्रों में पर्णपाती वन या पतझड़ी वन पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन ऑटम, सच एज ओक, मेपल एंड बीच। इस जलवायु क्षेत्र में ऐसे वृक्ष होते हैं जो शरद ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे ओक, मेपल और बीच के पेड़। यानी टेम्परेट क्लाइमेट में वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हैज हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड वेट विंटर्स। भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु और हल्की ठंड वाली गीली शीत ऋतु होती है। रेनफॉल ऑफ एकर्स mostly in winter and vegetation includes drought resistant plants like olive, fig and lavender। वर्षा मुख्यतः सर्दियों में होती है, जहां सूखा सहनीय वनस्पति जैसे जैतून, अंजीर और लेवेंडर पाई जाती है। यानी मेडिटेरेनियन जो जलवायु है वह उसकी जो गर्मी है वो शुष्क होती है, हल्की गर्म होती है, और जो सर्दी है वह गीली होती है, यानी वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। अगला है, व्हाट इज स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी जलवायु क्या है? स्टेपी क्लाइमेट इज सेमी एरिड फाउंड बिटवीन डेजर्ट्स एंड ह्यूमिड रीजन्स। स्टेपी जलवायु अर्ध शुष्क होती है और ये रेगिस्तान और आर्द्र क्षेत्रों के बीच पाई जाती है। इट रिसीव्स 250 से 500 mm यानी 250 टू 500 mm of rainfall annually, has extreme temperature variation, strong dry winds and support short grass and shrubs। यहाँ वार्षिक वर्षा 250 से 500 मिलीमीटर होती है, तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, शुष्क हवाएं चलती है और छोटी घास की झाड़ियां पाई जाती है। व्हाट आर दी फीचर ऑफ ब्रिटिश क्लाइमेट। ब्रिटिश जलवायु की विशेषताएं बताइए। ब्रिटिश क्लाइमेट हैज माइल्ड टेम्परेचर ईयर अराउंड, नो एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, even rainfall throughout the year, high humidity, frequent fog and lush green vegetation due to steady rainfall। ब्रिटिश जलवायु में साल भर मध्यम तापमान रहता है, न बहुत अधिक गर्मी होती है और न ही बहुत अधिक ठंड होती है। पूरे वर्ष में समान रूप से बारिश होती है, अत्यधिक आर्द्रता व कोहरा रहता है और नियमित वर्षा से हरियाली बनी रहती है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइना क्लाइमेट। चीन जलवायु की मुख्य विशेषताएं बताइए। चाइना क्लाइमेट हैज हॉट ह्यूमिड समर विद मानसून रेनफॉल, माइल्ड एंड ड्राई विंटर्स एंड सीजनल रेनफॉल पैटर्न्स। चीन जलवायु में गर्म और चाइना जलवायु गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के साथ होते हैं। सर्दियां हल्की और शुष्क होती है और वर्षा मौसमी होती है। वेजिटेशन इंक्लूड डेसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड कोस्टल रीजन्स फेस साइक्लोन एंड टाइफून्स। यहाँ पर्णपाती और पतझड़ी मिश्रित वन पाए जाते हैं तथा तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और तूफान आते रहते हैं। अगला है, डिफाइन टाइगा क्लाइमेट। टेगा या टाइगा जलवायु की परिभाषा दीजिए। टाइगा क्लाइमेट इज फाउंड साउथ ऑफ द आर्कटिक साइकिल इन रीजन लाइक कनाडा, रशिया एंड अलास्का। टाइगा जलवायु आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में कनाडा, रूस और अलास्का क्षेत्रों में पाई जाती है। It has long, very cold winter, short, mild summer, low precipitation and evergreen coniferous forest। यहाँ लंबी बहुत ठंडी सर्दियाँ, छोटी हल्की गर्मियाँ, कम वर्षा और सदाबहार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला है, व्हाट आर दी फीचर ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा जलवायु की विशेषताएं बताइए। टुंड्रा क्लाइमेट इज द कोल्डेस्ट फाउंड इन पोलर रीजन्स। टुंड्रा जलवायु सबसे ठंडी, यानी इस धरती पे जो भी सबसे ठंडी जलवायु है वो कौन सी है? टुंड्रा क्लाइमेट है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि पोलार के पास होती है। इट हैज लॉन्ग फ्रीजिंग विंटर्स, वेरी शॉर्ट समर्स, लो प्रेसिपिटेशन, परमाफ्रॉस्ट सॉइल, स्ट्रॉन्ग आइसी विंड्स एंड वेजिटेशन लिमिटेड टू मॉसेस, लाइकेंस एंड ड्वार्फ सर्फ्स। यहाँ लंबी कड़ाके की सर्दियाँ और बहुत छोटी गर्मियाँ होती है, थोड़े दिनों के लिए आती है, कम बरसात होती है, स्थायी जमी हुई मिट्टी यानी बर्फ की जो लेयर वो जमी हुई रहती है, तेज ठंडी हवाएं और केवल
काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ जैसी वनस्पति ही यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेम टू रीजन वेयर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फाउंड। भूमध्य सागरीय जलवायु किन दो क्षेत्रों में पाई जाती है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फाउंड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, कोस्टल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्रों में, मध्य चिली में, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेपी क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट। स्टेपी जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु में अंतर स्पष्ट करो। स्टेपी क्लाइमेट इज सेमी एरिड रिसीविंग 250 to 500 मिलीमीटर रेनफॉल विद ग्रासलैंड्स एंड सब्स। स्टेपी जलवायु अर्धशुष्क होती है जहाँ 250 से 500 मिलीमीटर बारिश होती है और घास व झाड़ियाँ पाई जाती है। डेजर्ट क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली एरिड विथ लेस देन 250 मिलीमीटर रेनफॉल, सैंडी ऑयल एंड स्पार्स कैक्टस लाइक वेजिटेशन। मरुस्थलीय जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है जहाँ 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, मिट्टी वहाँ की रेतीली होती है और कैक्टस जैसी विरल दूर दूर बिखरी हुई वनस्पतियाँ जहाँ पे पाई जाती है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट विद एग्जांपल्स। समशीतोष्ण जलवायु की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इट्स फीचर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। भूमध्य सागरीय जलवायु, इसकी विशेषता और आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। What is the steppe climate? Explain its geographical distribution and vegetation. स्टेपी जलवायु क्या है, इसके भौगोलिक वितरण और वनस्पति को स्पष्ट कीजिए। Describe the British climate and China climate with their major characteristics. ब्रिटिश जलवायु और चाइना जलवायु का उनकी प्रमुख विशेषताओं सहित वर्णन कीजिए, यानी दोनों क्लाइमेट को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टाइगर क्लाइमेट एंड टुंड्रा क्लाइमेट हाईलाइटिंग देयर डिफरेंसेस। टाइगर जलवायु और टुंड्रा जलवायु का वर्णन कीजिए और उनके बीच क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, यानी दो जलवायु देकर आपको उन दोनों के बारे में पूछना, उनमें डिफरेंस करवाना। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। राइट ए कंपेरेटिव नोट टू मेडिटेरेनियन एंड डेजर्ट क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय और मरुस्थलीय जलवायु पर तुलनात्मक टिप्पणी लिखो कि दोनों में क्या है। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट आपकी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन और क्लाइमेट चेंज और हैजर्ड से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्मीकरण या वैश्विक तापमान वृद्धि क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेसिव एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, CH4 एंड N2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। वैश्विक उष्मीकरण का अर्थ हुआ ग्रीन हाउस गैसों के वातावरण में अत्यधिक उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में जो दीर्घकालीन चेंजमेंट होता है या दीर्घकालीन जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसेज जिम्मेदार है, तो आप बताओगे ग्रीन हाउस गैसेज, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब इन तीनों को जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बनाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। मेंशन टू मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्मीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए। द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन विच इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। वैश्विक उष्मीकरण के प्रमुख कारणों में है जीवाश्म ईंधनों का जलना और वनों की अंधाधुंध कटाई, जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाती है। यानी कि जो हम पेट्रोलियम जलाते हैं, ईंधन जलता है हमारा डीजल पेट्रोल, उससे जो रिलीज होती है गैसें वो, और हम जंगलों को हम काट रहे हैं, इन दो की वजह से वो जो ग्रीन हाउस गैस है उनका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर। कृषि पर वैश्विक उष्मीकरण का क्या प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड क्रॉप फेलियर्स। वैश्विक उष्मीकरण के कारण बरसात अनियमित हो गई है, सूखा, बाढ़ और फसलों की विफलता के कारण बन रहा है। यानी कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते रेनफॉल को, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बैलेंस बिगड़ गया है एटमॉस्फेयर का। इट रिड्यूसेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड थ्रीटन्स फूड सिक्योरिटी। इससे कृषि उत्पादन घटता है या घटेगा और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। डिफाइन ओजोन एंड ओजोन लेयर। ओजोन और ओजोन परत की परिभाषा दीजिए। यानी कि ये अपनी अर्थ है, पर पृथ्वी से ऊपर जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, गैस की एक लेयर है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम O3 है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ये बनती है। अब यहाँ जो सूरज है, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तकरीबन 90-95% उन किरणों को यही सोख लेती है। तो इस लेयर को या इस गैस की इस लेयर को क्या नाम है,
ओजोन लेयर है। ओजोन O3 इज ए ब्लू गैस मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी एक नीली गैस है। इन द स्ट्रेटोस्फियर इट फॉर्म्स द ओजोन लेयर दैट एब्जॉर्ब 95 to 99% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। समताप मंडल में ये ओजोन परत बनती है जो कि सूरज की लगभग 99% ही क्या पूरी की पूरी मान लो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओज़ोन कहाँ बनती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ये बनती है। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर हम एसी, फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होता है जो कि ऊपर जाता है और वह किसको ख़त्म करता है, वह इस ओज़ोन लेयर को हार्म करता है। तो ओज़ोन लेयर का हार्म होना और इसकी जो ये थिकनेस है इसका कम होना क्या कहा जाता है, ओज़ोन लेयर का क्षरण कहा जाता है या ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स मेन कॉज। ओजोन क्षरण क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है। ओजोन डिप्लेशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू हार्मफुल केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन क्षरण का अर्थ हुआ कि ओजोन परत का पतला होना जो कि हानिकारक रसायनों जैसे सीएफसी, हेलोन और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन क्षरण के दो प्रभाव बताइए। अब जब ओजोन लेयर पतली होगी तो इसका क्या नुकसान होगा। प्रभाव ये होगा कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ धरती पे आएगी और डायरेक्ट धरती पे आएगी तो कई तरीके की बीमारियां उनसे होगी। ओजोन डिप्लेशन इंक्रीजेज यूवी रेज कोजिंग स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम एंड रिड्यूस इम्यूनिटी। सो ओजोन क्षरण से पराबैंगनी किरणें बढ़ती है जिससे त्वचा कैंसर, आंखों की समस्या और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। इट ऑल्सो अफेक्ट क्रॉप एनिमल्स एंड मरीन लाइफ। यह फसलों, जानवरों और समुद्री जीवन को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म shifts in temperature and weather patterns mainly caused by human activities like burning fossil fuels, deforestation and industrialization। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि तापमान और मौसम के स्वरूपों में दीर्घकालिक बदलाव होना जो कि मुख्यतया जीवाश्म ईंधनों के जलने की वजह से, वनों की कटाई की वजह से और औद्योगिकरण जैसी मानवीय गतिविधियों की वजह से ऐसा होता है। यानी क्लाइमेट चेंज का मतलब हमेशा हम नेगेटिव से ही लेते हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट में जो नेगेटिव टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे क्लाइमेट में टेम्परेचर का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग का होना, ओजोन का डिप्लेशन होना, तो इन सबको हम किस नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। मेंशन टू सॉल्यूशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से निपटने के दो समाधान बताइए। अब हम इस जलवायु परिवर्तन को कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। सॉल्यूशन इंक्लूड शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एंड प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन टू अब्जॉर्ब CO2। समाधान के तौर पे हम कह सकते हैं कि सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवकरणीय ऊर्जा का हमें यूज करना चाहिए, यानी कि ग्रीन एनर्जी का हमें यूज करना चाहिए ताकि कम से कम जो फ्यूल्स है यानी फॉसिल्स है उसका कम से कम बर्न हो, और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए वनीकरण या पुनः वनीकरण को बढ़ावा दिया जाने कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि वह CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, और साथ ही में ग्रीन एनर्जी का हमें यूज करना चाहिए ताकि ओजोन डिप्लेशन कम से कम हो। व्हाट आर क्लाइमेट हेजर्ड्स, गिव टू एग्जांपल। जलवायु आपदाएं क्या है, दो उदाहरण दीजिए। क्लाइमेट हेजर्ड्स आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। जलवायु आपदाएं वो चरम मौसमी घटनाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्लड्स, एग्जाम्पल्स में इंक्लूड है फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स एंड वाइल्ड फायर्स। बाढ़, सूखा, चक्रवात, लू, जंगल की आग, ये सब क्या है, ये जलवायु आपदाएं हैं और जो कि क्या होती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमी घटनाएं होती है। डिफाइन ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इट्स की फीचर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और इसकी मुख्य विशेषता इस बताइए। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ए इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम ओवर वार्म ओशियन विथ स्ट्रॉन्ग winds, heavy rainfall and calm eye at the center। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्रों पर बनने वाली तीव्र निम्न दाब प्रणाली है जिसमें तेज हवाएं जिसकी रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है, भारी बरसात होती है और इसके केंद्र में एकदम शांत इसकी आंख होती है। यानी कि साइक्लोन इस तरीके से उत्पन्न होता है और इसके सेंटर में एकदम शांति होती है जहाँ कोई बारिश नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। तो जो साइक्लोन की आँख होती है वो उसके सेंटर में होती है, एकदम शांत होती है और इसके बाहर जो हवाएँ चलती है वो 119 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चलती है। ये एक समुद्र पे उत्पन्न होने वाला लो प्रेशर सिस्टम है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है।
अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण की परिभाषा दीजिए। डिस्कस इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, इसके कारणों और पर्यावरण पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द ओजोन लेयर, इट्स इंपॉर्टेंस एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत, इसका महत्व और ओजोन क्षरण की समस्या को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है। डिस्कस द मेजर कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके प्रमुख कारणों और मानव जीवन पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हेजर्ड्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, विभिन्न प्रकार की जलवायु आपदाओं का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है राइट ए डिटेल नोट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात पर विशिष्ट विस्तृत टिप्पणी लिखो। सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वैश्विक उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम उपाय बताइए। तो यानी एक तरीके से जो हमने ऐसे लिखते थे हम छोटी क्लास में, तो उसी तरीके का ये चैप्टर है, इसी तरीके का ये पूरा पेपर है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और मैं आपको ये कहूँगा कि एग्ज़ाम देने के बाद आप हमें कमेंट करके ये भी बताया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवाई, यानी कि कितना हमारी क्लास से आपको देखने को वहाँ पर मिला। अब इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदर कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आपके पास पीडीएफ हो आपके पास, क्योंकि वो पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, पीडीएफ लिख के भेजिए, हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ तक क्लास आपने देखी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ, क्योंकि आपको एक कदम आगे रखना ही हमारा क्या है, मूल मंत्र है। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत आपको हैप्पी ऑल द बेस्ट। जल्द ही मुलाकात होगी एक और वीडियो में। धन्यवाद।